नमस्कार विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय और उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक का अध्ययन किया है। मैं फिर से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। उनमें पहला द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और चौथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या। कार्ल मार्क्स के प्रथम सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के दूसरे और महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्ग संघर्ष का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स ने वर्ग और संघर्ष को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। वर्ग का अर्थ है समाज का ऐसा समूह जो व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। हमारे भारतीय समाज में जाति प्रथा प्रचलित है जो जन्मजात थी, कर्म पर आधारित थी और वर्तमान समय में जन्म पर आधारित हो चुकी है। इसी जाति प्रथा को हम वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि जाति प्रथा एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और ग्रंथों पर आधारित व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वर्ग का संबंध व्यवसाय से है। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ हो और वह शिक्षक के रूप में कार्य करता है, तो उसका वर्ग शिक्षक हुआ। और कार्ल मार्क्स ने वर्ग को प्राथमिकता में रखा है, जाति को नहीं, क्योंकि जाति स्थायी रहती है, उसमें बदलाव नहीं होता, जबकि वर्ग अस्थायी होता है, उसमें बदलाव संभव है और होता रहता है। शिक्षक के रूप में कार्य करता हुआ व्यक्ति शिक्षक वर्ग में रहेगा, और जब वह शिक्षक नहीं बनता, उससे पहले जिस वर्ग में रहता है वह बेरोजगार वर्ग हो सकता है, वह श्रमिक वर्ग हो सकता है, और इसके उपरांत यदि वह किसी दूसरी सेवा में चला जाता है तो उस सेवा से संबंधित उसका वर्ग सुनिश्चित होगा। अतः कार्ल मार्क्स ने वर्ग के बीच संघर्ष को अपने सिद्धांत में जगह दी, और उन्होंने कहा कि एक वर्ग अपने आप में पूर्ण नहीं होता, इसलिए वह दूसरे वर्ग से संघर्ष करता रहता है, और इस वर्ग संघर्ष से प्रगतिशीलता या परिवर्तन आता है। इस वर्ग संघर्ष के मध्य जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कार्य करता है वह भौतिक तत्व है, वह आर्थिक तत्व है, धन है, पदार्थ है, क्योंकि यह पदार्थ ही संघर्ष का कारण है। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्ल मार्क्स ने जो महत्वपूर्ण नारा दिया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारी दुनिया है, यह उनके वर्ग संघर्ष को सही सिद्ध करने के लिए दिया गया नारा है। उन्होंने प्रारंभ से लेकर अब तक, आदि से लेकर अब तक के इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा है।
कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज या राज्य की 6 अवस्थाएं रही हैं और प्रत्येक अवस्था में कहीं न कहीं संघर्ष रहा है और वह संघर्ष वर्गों के बीच रहा है। यदि जहाँ संघर्ष नहीं रहा हो उस अवस्था को हम साम्यवाद के नाम से जाना जाएगा या उसे हम साम्यवाद की अवस्था कहेंगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रथम अवस्था आदिम साम्यवाद है। आदिम साम्यवाद में मनुष्य कंद मूल फल खाकर जीवन यापन करता था, जहाँ सभी की जीवन की परिस्थितियाँ समान थी और जीवन का स्तर बराबर था, इसलिए संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि धन संपत्ति नामक पदार्थ उस युग में नहीं था, इसलिए सभी बराबर बराबर अवस्था में थे, कोई किसी से संघर्ष नहीं करता था। कार्ल मार्क्स ने उस अवस्था को आदिम साम्यवाद कहा। यह एक काल्पनिक और स्वर्णिम अवस्था थी और इसी को प्राप्त करना कार्ल मार्क्स के सारे सिद्धांतों का लक्ष्य रहा। वह यही चाहता था कि समाज में समानता की स्थिति आए, वर्ग समाप्त हो, वर्गहीन राज्य या समाज का निर्माण हो, तभी सही व्यवस्था चल सकती है, तभी ही न्यायपूर्ण व्यवस्था संभव है। आदिम साम्यवाद के बाद दूसरी जो अवस्था है वर्ग संघर्ष की या इतिहास की, उसका नाम दास युग कहा गया। इस युग में 2 वर्ग थे, स्वामी और दास। स्वामी आदेश देता था और दास इनके आदेशों का पालन करता था। स्वामी के आदेशों का पालन करना दास का कर्तव्य था। धीरे धीरे इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ और तीसरी अवस्था का निर्माण हुआ, जिसे सामंतवाद युग के नाम से जाना जाता है। इस सामंतवादी युग में भी 2 वर्ग थे, पहला सामंत और दूसरा कृषक। सामंत वह होता था जो जमीन का मालिक होता था और उसके पास जमीन में उत्पादन करने के लिए पर्याप्त संसाधन होते थे और आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग होता था। उसका अपना संगठन था और उसके अधीन खेतों पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे वो कृषक वर्ग कहलाते थे। सामंत के शोषण से कृषक वर्ग का दुखी होना लाजमी था, इसीलिए इन्होंने कृषकों ने सामंतों को उखाड़ फेंका। इसी क्रांति को कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ क्रांति नाम दिया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक बुर्जुआ क्रांति थी, जिसमें कृषक वर्ग के द्वारा सामंतों को उखाड़ दिया गया, उनका पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया गया और यह कार्ल मार्क्स के लिए प्रेरणादायी क्रांति रही। चौथा जो इतिहास का युग है वह पूंजीवादी युग है। इस पूंजीवादी युग में 2 वर्ग होंगे, पहला पूंजीपति और दूसरा मजदूर। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हर वर्ग इतिहास की हर अवस्था में 2 वर्ग होंगे और दोनों के नाम अलग अलग होंगे। वर्ग 2 ही होंगे, लेकिन इतिहास की अवस्था के हिसाब से उनका अलग अलग पहचान, अलग अलग सिंबल होगा
जैसे सामंतवादी युग में सामंत और कृषक दो वर्ग हो गए, पूंजीवादी युग में पूंजीपति और मजदूर दो वर्ग हो गए। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं ये पाठ तृतीय, उनमें जो छोटे प्रश्न आते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि पूंजीवादी युग में कौन कौन से वर्ग थे, उनका नाम क्या था। तो इन वर्गों को क्रमशः याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पूंजीवादी युग में पूंजीपति और मजदूर दो वर्ग थे। पूंजीपतियों के पास अपने उद्योग, फैक्ट्रियाँ, कारखाने और उनको संचालित करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी थी। और औद्योगिक क्रांति जैसा पश्चिमी देशों से शुरू हुई, वहीं से इस पूंजीवाद का आगमन हुआ और पहली विचारधारा भी पूंजीवाद ही थी, जिसमें पूंजीपति प्राथमिकता में रहता है, व्यक्ति की स्थिति नगण्य या जीरो प्राय होती है, शून्य। ऐसी अवस्था में कार्ल मार्क्स ने देखा कि पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं, वे उनसे डबल मजदूरी करवाते हैं और वेतन या पारिश्रमिक केवल एक दिन का ही देते हैं और वह उस बचे हुए अतिरिक्त मूल्य को अपनी जेब में रखता है। इस बढ़ती हुई मुनाफाखोरी या पूंजीपतिवाद से दुखी होकर कार्ल मार्क्स के मन में जो चिंतन आया वही मार्क्सवाद कहलाता है। उन्होंने इसी पूंजीवादी अवस्था को गहनता से देखा और कई देशों की यात्राएं की। जर्मनी में पैदा हुए, फ्रांस, इटली, रूस, उस समय रूस की जगह सोवियत संघ नाम था, इन कई देशों की यात्रा करते हुए कार्ल मार्क्स ने विचार किया कि मजदूरों को शोषण से मुक्ति दिलाना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने मजदूरों को संगठित रहने के लिए प्रेरित किया और उन्हीं की प्रेरणा से 1917 में सोवियत संघ में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है और यह प्रथम समाजवादी क्रांति कहलाती है। इसी क्रांति से पूंजीवाद समाप्ति की ओर जाने लगा और दुनिया में उसकी प्रतिस्पर्धी दूसरी विचारधारा का आगमन हुआ, जिसे समाजवाद कहा जाता है। अतः कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष की 6 अवस्थाओं में 5वीं अवस्था के रूप में समाजवाद का उल्लेख किया है और इस समाजवाद में उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। वह सूत्र है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से कार्य करेगा और कार्य के हिसाब से प्राप्त करेगा। विद्यार्थियों, मैं आपको बहुत ही बारीकी से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो किताबों में आपके जल्दी से समझ में नहीं आता। पूंजीवाद और समाजवाद में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एक छोटा सा अंतर है। उसको समझने से पहले उसकी समानता को भी समझना जरूरी है। पूंजीवाद में व्यक्ति अपनी योग्यता से कार्य करता है और समाजवाद में भी अपनी योग्यता से कार्य करता है, लेकिन पूंजीवाद में योग्यता के हिसाब से प्राप्त नहीं करता और समाजवाद में योग्यता के हिसाब से प्राप्त करता है। कहीं न कहीं
योग्यता को छोड़कर प्राप्ति के चक्कर में समाजवाद का आगमन हुआ है। क्योंकि व्यक्ति से आप काम योग्यता से ले रहे हो और देते समय उसके साथ अन्याय कर रहे हो, इसी को केंद्र बिंदु मार्क्स ने बनाया। तो हमारा जो समाजवाद संबंधी कार्ल मार्क्स का विचार है, उसमें वितरण योग्यता के हिसाब से हो, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस समाजवाद के बाद जो छठी अवस्था इतिहास की होगी वह साम्यवाद होगी। साम्यवाद में कोई वर्ग नहीं होगा। यहाँ तक कि समाजवाद में भी दो वर्ग का उल्लेख कार्ल मार्क्स ने किया है। पहला मजदूर और दूसरा पूंजीपति। फिर से ध्यान से इसे समझें। पूंजीवाद में दो वर्ग थे, पूंजीपति और मजदूर। समाजवाद में दो वर्ग हैं, मजदूर और पूंजीपति। इसका अर्थ है पूंजीवाद का विपरीत जो वर्ग का सिद्धांत है वह समाजवाद है। पूंजीवाद में पूंजीपति ऊपर होता है और मजदूर नीचे। पहला संपत्तिशाली है, दूसरा संपत्तिहीन। समाजवाद में मजदूर ऊपर होता है अर्थात वह संपत्तिशाली होता है, और पूंजीपति नीचे होता है अर्थात वह संपत्तिहीन होता है। अतः समाजवाद में भी दो वर्ग हैं। मजदूर वर्ग ऊपरी वर्ग बन चुका है और पूंजीपति अधीनस्थ वर्ग बन चुका है, संपत्तिहीन हो चुका है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है चाहे वह मजदूर हो या पूंजीपति, अगर वह हैव्स और हैव्स नॉट, संपत्तिशाली और संपत्तिहीन अवस्था में है, तो एक दिन संघर्ष जरूर होगा। इसलिए मेरा लक्ष्य वर्ग संघर्ष करवा कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। और वर्गहीन समाज की स्थापना तब होगी जब मजदूर वर्ग संपत्ति का ध्येय छोड़ देगा और पूंजीपतियों का पतन हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था साम्यवाद होगी। इस अवस्था में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से कार्य करेगा और आवश्यकता के हिसाब से प्राप्त करेगा। समाजवाद से साम्यवाद की अवस्था में जो अंतर आया वह प्राप्ति का ही अंतर है। पूंजीवाद से समाजवाद प्राप्ति का अंतर, समाजवाद से साम्यवाद प्राप्ति का अंतर। पूंजीवाद में योग्यता से काम करता है और योग्यता से प्राप्त नहीं करता। समाजवाद में योग्यता से कार्य करता है, योग्यता से प्राप्त करता है। साम्यवाद योग्यता से कार्य करता है लेकिन आवश्यकता से प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत व असीम होती हैं और इन सब की पूर्ति करना संभव नहीं है। इसीलिए साम्यवाद दुनिया में अब उस रूप में मौजूद नहीं है जिसकी कल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। क्योंकि हर व्यक्ति प्राप्त तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन करना बहुत कम चाहता है। अतः मार्क्स के दूसरे सिद्धांत वर्ग संघर्ष की 6 अवस्थाओं को हम कंठस्थ याद करें। यह हमारे दिए भाग तृतीय में बड़ा प्रश्न आपके निश्चित रूप से आने की संभावना है।